हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो जो हम बात करें बायो इन्फॉर्मेटिक, है ना, इसकी बायो इन्फॉर्मेटिक की, तो बायो इन्फॉर्मेटिक में ये क्या होती है, मतलब इसके अंदर कंप्यूटर या एनालाइज या फिर जो मतलब बायो बायो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसकी होती है? ऑनलाइन, इसमें कहते हैं ऑनलाइन वेब पोर्टल होते हैं, कंप्यूटर एनालाइज ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें जो की क्या होती है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, कलेक्शन, सर्च, डेफिनेशन, ये सब होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, है ना, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल रहे, एनिमल या प्लांट जो भी है, उनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीएनए आइसोलेशन करेंगे। फिर डीएनए सीक्वेंस का हमको पता करना है कि भाई ये कौन सी जाति से बिलोंग करता है। तो जो भी वेब पोर्टल होंगे ना, वहाँ पे हम सीक्वेंस को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। और फिर जैसे ही मतलब डेटा मैचिंग आएगा, तो मतलब हमको पता चल जाएगा कि ये कितने परसेंट सिमिलरिटी दिखा रहा है और कौन सी जाति से ये बिलोंग करता है। ठीक है, फिर देखे हम पढ़ते हैं। देखो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, वेब पोर्टल्स होते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स वेब पोर्टल ये विशेष कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट होते हैं जो कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करने और रिट्राइव करने के लिए विकसित किए गए हैं। देखो दोबारा से देखिए, ये क्या है, एक तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट है जो कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज एनालाइज करके उन्हें रिट्राइव करने के लिए विकसित किए गए हैं। इन पोर्टल इन प्रकार का जैविक और जैविक डाटा, मतलब जैविक बायोलॉजिकल डाटा जो मिलता है, जैसे कि डीएनए है, आरएनए का सीक्वेंस है, प्रोटीन का सीक्वेंस और उनके स्ट्रक्चर के बारे में, कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस भी है, जीन एक्सप्रेशन डाटा भी है, मेटाबॉलिक पाथवे और मोलेकुलर इंटरेक्शन भी है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर जो है हिस्ट्री की बात करें बायोइन्फॉर्मेटिक वेब पोर्टल की, बायोइन्फॉर्मेटिक बायोइन्फॉर्मेटिक का विकास कंप्यूटर विज्ञान और जीव विज्ञान के संयोजन हुआ। किससे हुआ है? कंप्यूटर विज्ञान के और जो जीव विज्ञान के संयोजन से हुआ है। जैसे 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 जैविक डेटा डीएनए आरएनए प्रोटीन बढ़ता गया, जैसे जैसे देखिए जैविक डाटा जो है डीएनए आरएनए प्रोटीन बढ़ता गया, उससे शारीरिक विश्लेषित और साझा करने के लिए वेब पोर्टल की आवश्यकता पड़ी। तो उसको स्टोर करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए और शेयर करने के लिए, मतलब इसकी आवश्यकता पड़ी, वेब पोर्टल की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं जो है प्रारंभिक चरण, जो कि कब से कब तक चला था, 1960 से 1977 तक चला था। प्रोटीन मुख्य उसकी विशेषता क्या थी? प्रोटीन अणुकर्मों को मैनुअल संग्रह, कोई ऑनलाइन डेटाबेस नहीं था। प्रारंभिक जब चरण था, तो उस 1960 से लेके कब तक, 1970 तक प्रोटीन का जो सीक्वेंस है का मैनुअल संग्रह के लिए, मतलब कोई डेटाबेस नहीं था। फिर देखो, ये घटना हुई थी, प्रोटीन सीक्वेंस को क्या करने के लिए, वेब पोर्टल पर डालने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी। ठीक है, जिससे हम डाटा को जो है स्टोर कर सके। तो 1965 के अंदर मार्गरेट डेफोर्ट ने पहला प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स पीआई बनाया था। 1965 के अंदर कौन? जो मार्गरेट डे हॉफ है, उन्होंने पहला क्या बनाया था, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स पीआईआर बनाया था। 1965 के अंदर कौन? मार्गरेट डे हॉफ ने प्रोटीन इंफॉर्मेशन का क्या बनाया था। 1965 में कौन था? 1965 65 के अंदर मार्गरेट डे हॉफ ने पहला प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स क्या बनाया, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स बनाया था। कब? 1965 के अंदर। ठीक है, ये देखें, प्रोटीन सीक्वेंस एटलस एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर प्रकाशित हुई थी। यह आधुनिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की न्यू मानी जाती है। क्या? देखो, जो एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस और स्ट्रक्चर है, और जो प्रोटीन सीक्वेंस और जो स्ट्रक्चर है, वो विकसित गई थी, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की क्या मानी जाती है, न्यू मानी जाती है। डीएनए डेटाबेस की शुरुआत जो है किसकी, डीएनए डेटाबेस की शुरुआत कब से कब मानी जाती है? देखो, 1980 से लेकर के कब मानी जाती है? देखो, 1980 से 1990 तक प्रोटीन डेटाबेस की शुरुआत। कब? इसमें घटनाएं क्या हुई थी? 82 के अंदर जीन बैंक की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? जीन बैंक की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पे करी गई थी? ये यूएसए के अंदर की गई थी। और 82 के अंदर जो है ईएमबीएल, क्या? ईएमबीएल डाटा लाइब्रेरी यूरोप के अंदर स्थापित की गई थी। जो डाटा लाइब्रेरी जो है, वो कहाँ पे? यूरोप के अंदर स्थापित की गई थी। और 86 के अंदर क्या था? डीडीबीजे, क्या? डीडीबीजे, जो कि जापान के अंदर स्थापित किया गया था। इन तीनों ने मिलकर आईएनडीसी इंटरनेशनल यूनिवर्सल सिक्योरिटी डेटाबेस कोलैबोरेशन बनाई। इन तीनों ने मिलकर जो है, किसने किसने? जीन बैंक है, और जो 86 के अंदर क्या था, डीडीबीजे, डीडीबीजे जापान ने, और जीन बैंक और ईएमबीएल कहाँ पे था? ये तो 82 के अंदर बना था। जीन बैंक कहाँ पे? यूएसए के अंदर। और ईएमबीएल कहाँ पे? यूरोप के अंदर। और
बीजे जो है जापान में, तीनों ने मिलकर आईएन जिससे इंटरनेशनल न्यूक्लियर सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन बनाई थी। ठीक है, और इसका महत्व क्या है? महत्व अगर हम देखें, है ना, तो पहली बार डीएनए अनुपूर्वों का डिजिटल संग्रह वैज्ञानिक के बीच डाटा साझा करना संभव है। पहली बार क्या हुआ था, जो डीएनए सीक्वेंस का ना डिजिटली स्टोरेज हुआ, जिससे जो साइंटिस्ट जो थे वो एक दूसरे को मतलब शेयर कर रहे थे, किसको? डीएनए सीक्वेंस को। अब देखिए तीसरी अगर हम बात करें किसकी, इंटरनेट और वेब पोर्टल। कब इंटरनेट और अगर वेब पोर्टल की बात करें तो कब से कब शुरुआत हुई? 1990 से लेके 2000 की हम बात करें, है ना। इंटरनेट के विकास से बड़ा बदलाव आया, जो इंटरनेट का जैसे डेवलपमेंट हुआ तो बहुत बड़ा बदलाव आया। तो 91 के अंदर, 95 के अंदर, देखो 91 के अंदर क्या थी? डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण हुआ था। फिर 95 के अंदर क्या हुआ था? एनसीबीआई, है ना, एनसीबीआई ने ऑनलाइन डेटाबेस और ब्लास्ट टूल लॉन्च किया। तो जो एनसीबीआई जो है उन्होंने ऑनलाइन डेटाबेस दिया था, ठीक है, और क्या बताया, एक जो ब्लास्ट टूल है वो जो उन्होंने लॉन्च करा करा था। अब वैज्ञानिक दुनिया के किसी भी कोने से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अगर किसी भी दुनिया में है वैज्ञानिक 1995 से, तो वो डाटा का जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखें, फोर्थ देखते हैं हम। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कब आया था? 2000 से 2005 के बीच में आ चुका था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम का पूरा अनुक्रम तैयार किया गया था, इसमें जो ह्यूमन जीनोम का पूरा सीक्वेंस तैयार किया था, और जो ना मतलब विशाल मात्रा के अंदर क्या था? डाटाबेस था। क्या था? विशाल मात्रा के अंदर डाटाबेस था। इसके हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में हमने क्या मिला था? ये इनसेबल जीनोम ब्राउजर का विकास हुआ था। क्या हुआ था? इनसेबल इनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र का क्या हो गया? विकास हो गया था। फिर आया था यूसीएससी जीनोम ब्राउज़र की शुरुआत हो गई थी। किसकी? यूसीएससी जीनोम ब्राउज़र की शुरुआत हो गई थी। फिर देखो क्या हुआ, जो केईजीजी जीजी है, यूनिप्रोट जैसे पोर्टल मजबूत हुए। जो केईजीजी है और जो क्या है, यूनिप्रोट है, ये ऐसे जो वेब पोर्टल है वो मजबूत हुए थे। फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स वेब पोर्टल रिसर्च का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जो बायो इन्फॉर्मेटिक जो है वो वेब पोर्टल रिसर्च का क्या हुआ? अनिवार्य जो है हिस्सा बन गए। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिव वेब पोर्टल जो है रिसर्च के लिए जरूरी हो गया है। तो फिर देखो हमको बात बतानी है कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक वेब पोर्टल की आवश्यकता क्या है, मतलब आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, क्यों आई इनकी? तो मतलब आधुनिक जीव विज्ञान के अंदर इसकी जरूरत पड़ी थी पहले, तो किसमें? आधुनिक जीव विज्ञान में। और किसमें? जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें इसकी जरूरत पड़ी। किसमें? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उसमें पड़ी। और जो जीनोम है, ठीक है, जो हमारा जीनोम है उसके सीक्वेंसिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ी। प्रोटियोमिक्स और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जो जीनोम की सीक्वेंस करने के लिए, जैसे कि प्रोटियोमिक्स है और जो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है, जिसे जैसे बहुत अधिक मात्रा में डेटा उत्पन्न, जैसे क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में डाटा उत्पन्न जिससे मैन्युअली विश्लेषित करना संभव नहीं है। जैसे कि जो प्रोटियोमिक्स है, जो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है, ये जो क्षेत्र है इनमें जो डाटा है वो बहुत मात्रा के अंदर उपलब्ध होता है, और इनको जो मैन्युअली जो है स्टोर करना संभव नहीं है, इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स वेब पोर्टल की आवश्यकता पड़ी। इसलिए जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स वेब पोर्टल है उनकी आवश्यकता पड़ी, ताकि डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित, ताकि जो डाटा है ना वो किससे सुरक्षित रूप से क्या हो जाए, ये मतलब स्टोर हो जाए। तेज और सटीक विश्लेषण किया जा सकता है, और इससे क्या होता है, हम तेज और जो सटीक विश्लेषण है वो किया जा सकता है। विश्व भर के वैज्ञानिक डाटा साझा कर सके। जो विश्व भर के जो वैज्ञानिक है, किसके? जो विश्व भर के जो वैज्ञानिक है वो क्या कर सके? डेटा का साझा कर सके। देखो मेन फंक्शन की अगर हम बात करें, जो मेन फंक्शन है किसका? बायोइन्फॉर्मेटिक्स वेब पोर्टल्स का। तो ये देखो सबसे पहले तो डाटा को स्टोर करेगा, जैसे कि किस कौन से डाटा, जैसे कि हमारा डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, जीनोम है, और जो थ्री डी डाटा है, थ्री डी स्ट्रक्चर है डाटा की। तो देखो डाटा रिट्राइवल की अगर बात करें हम, तो जीन, प्रोटीन या ऑर्गेनिज्म की जानकारी तुरंत प्राप्त करना। डेटा रिट्राइवल की अगर बात करें, जैसे कि जीन है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिज्म की जानकारी जो है तुरंत प्राप्त की जा सकती है। डाटा रिट्राइवल के अंदर क्या होता है, जो हमारा जीन है और प्रोटीन, जीन रिट्राइवल, डाटा रिट्राइवल के अंदर क्या है, ये किसी जीन, प्रोटीन और ऑर्गेनिज्म की जानकारी तुरंत क्या बनाया गया था? जो डाटा रिट्राइवल था, ठीक है, जिससे हम कोई भी जीनोम है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी हम आसानी से क्या सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखो डेटा एनालिसिस की अगर बात करें तो इसमें ना मतलब सीक्वेंस अलाइनमेंट आ जाती है, सिमिलरिटी सर्च टूल आ जाती है। क्या क्या जाती है? सीक्वेंस अलाइनमेंट है, जैसे सिमिलरिटी सर्च टूल, जैसे ब्लास्ट है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन है, और क्या है? प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन है। ठीक है,
फिर देखो डाटा एनोटेशन की अगर बात करें, किसकी हम डेटा एनोटेशन यानी कि व्याख्या, जिसके अंदर हम जीन का फंक्शन, प्रोटीन जो डोमेन है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सबका पता कर सकते हैं। डाटा एनोटेशन में क्या जाता है, जीन का फंक्शन है, प्रोटीन डोमेन्स हो गई और जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गई, इन सबका पता कर सकते हैं। फिर देखो हम डेटा शेयरिंग की अगर बात करें, किसकी बात करें, डेटा शेयरिंग की, था 500 करोड़, तो इसमें इंटरनेशनल रिसर्च के बीच डेटा एक्सचेंज होगा। जो इंटरनेशनल रिसर्चर्स है ना, एक दुनिया से मतलब एक देश से दूसरे देश के जो रिसर्चर्स हैं वो डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखो एप्लीकेशन अगर बात करें हम बायो इन्फॉर्मेटिक वेब पोर्टल की, इसकी एप्लीकेशन अगर बात करें बायो इन्फॉर्मेटिक वेब पोर्टल की, क्या क्या है, तो जीनोमिक्स फर्स्ट आ जाता है, क्या जाता है जीनोमिक्स, जीन आइडेंटिफिकेशन, जीनोम मैपिंग और एनोटेशन में क्या करता है, जीन को आइडेंटिफाई करता है, मैप करता है और उसकी व्याख्या करता है, एनोटेशन करता है, जीन के क्या करता है, मैपिंग करता है, एनोटेशन करता है। फिर दूसरा जाता है प्रोटियोमिक्स, क्या जाता है प्रोटियोमिक्स, जो वेब पोर्टल प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एनालिसिस करता है, जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है ना, और उसका क्या करता है, फंक्शन एनालिसिस करता है, क्या करता है, फंक्शन एनालिसिस करता है। और जो प्रोटीन स्ट्रक्चर और जो फंक्शन एनालिसिस करता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन उसके बारे में बताता है, ठीक है, किसके बारे में, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में बताता है। देखो जीनोमिक्स के अंदर मैंने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा जीनोमिक्स, जिसके अंदर हम जीन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं, उसका न्यूट्रिशन करते हैं। प्रोटियोमिक्स की अगर बात करें तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर और उसका जो फंक्शन है उसका एनालिसिस किया जाता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में बात की जाती है सेकंड पॉइंट के अंदर। फिर देखो थर्ड आ जाती है हमारी ड्रग डिलीवरी, क्या आ जाती है, ड्रग डिलीवरी, क्या आती है, ड्रग डिलीवरी, इसके अंदर टारगेट का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्या है जो हमारा टारगेट है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन की जाती है। टारगेट का क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन की जाती है, जो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग जो है उसकी डिजाइन की जाती है। फिर देखो फोर्थ अगर बात करें हम, ये जो इवोल्यूशनरी स्टडीज है, ठीक है, क्या, जो इवोल्यूशनरी स्टडीज है ना, यूजुअली ड्रग डिजाइन में क्या करेंगे, हम टारगेट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड जो ड्रग है उसकी डिजाइन करेंगे। तो देखो इवोल्यूशनरी स्टडीज की अगर हम बात करें, किसकी इवोल्यूशनरी स्टडीज की बात करें, तो उसके अंदर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, स्पीशीज कंपैरिजन, जो इवोल्यूशनरी स्टडीज जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है और जो स्पीशीज है उसका कंपैरिजन करेंगे हम। फिर देखो ये इम्बल इम्बली ईबीएल, इसका क्या है, यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला ईएमबीआई, ये क्या है, यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला ईएमबीआई, जो कि कहाँ पे है, इसका स्थान जो है वो कहाँ पे है, यूरोप के अंदर है, यूके के अंदर है। इसके हम संसाधन देखें, ये कहाँ पे है, ईएमबीएल यूरोप के अंदर है, ईएनए यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्chives, इसमें मतलब क्या क्या देखने को मिलेंगे हमको, एक तो ईएनए मिलेगा जो कि क्या है, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्chives है। यूनिप्रोट जो है जैसे कि स्विस प्रोटीन और ट्रेम्बल है, यूनिप्रोट क्या है, स्विस प्रोट है और ट्रेम्बल है जो प्रोटीन के बारे में बताता है। फिर देखो इंटरप्रो जो है वो प्रोटीन परिवार के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, इंटरप्रो जो है प्रोटीन परिवार के बारे में बताता है। फिर देखो आ जाता है हमारा क्लस्टर, क्लस्टर ओमेगा, ठीक है, क्या है क्लस्टर ओमेगा जो है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, क्लस्टर क्लस्टर ओमेगा जो है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, इसका उपयोग जो है प्रोटीन विश्लेषण जीनोम में एनोटेशन में किया जाता है। जो क्लस्टर ओमेगा जो है उसका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट और कलश ओमेगा किसमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, इसका उपयोग प्रोटीन एनालिसिस के अंदर किया जाता है और जीनोम एनोटेशन के अंदर किया जाता है। कैश ओमेगा के किसमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, प्रोटीन का एनालिसिस करने के लिए और जीनोम की जो व्याख्या करने के लिए किया जाता है, इसमें प्रोटीन सीक्वेंस में। और इंटरप्रो क्या है, प्रोटीन परिवार से, यूनिप्रोट क्या है, सिस प्रोट और ट्रेम्बल है जो कि प्रोटीन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। फिर देखो इसके अलावा है डीडीबीजे, क्या जाता है डीडीबीजे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान, क्या फुल फॉर्म है इसके, डीएनए है डाटा बैंक, क्या है डीएनए डाटा बैंक, डाटा बैंक ऑफ जापान, और देश कौन सा है, जापान है। और ठीक है, फिर आ जाता है इसके जो काम देखें हम क्या क्या है, तो ये डीएनए को, जो डीएनए सीक्वेंस को स्टोर करता है, किसको, जो डीएनए सीक्वेंस है इसको स्टोर करता है, ये एनसीबीआई एमपीएल के साथ मिलकर कार्य करता है, जो एनसीबीआई है, ठीक है, क्योंकि कहाँ की हमारी यूएसए की है और इम्बल जो है वो कहाँ की है, यूरोप की है, उसके साथ मिलकर क्या करता है, काम करता है। और महत्वपूर्ण तथ्य देखें, जीन बैंक ईएमबीएल और डीडीबीजे एक दूसरे से डाटा साझा करते हैं। जो जीन बैंक है, कौन, जीन बैंक है, और जो ईएमबीएल है और डीडीबीजे जो है, ये तीनों जो है कौन, जीन बैंक और इम्बल डीडीबीजे, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं, इन दिस इस डीसी, ठीक है।
फिर इसके कार्य के बारे में अगर बात करें हम, ठीक है, ये तो हमने देख लिया है, पूरा पूरा वही है। जैसे कि डीएनए अनुक्रम जो है वो साझा करता है, ये जो हमारा कौन सा था, डीडीबीजी जो था, उसमें क्या था, डीएनए सीक्वेंस को हम स्टोर करेंगे, ये वाला पूरा का पूरा जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, वो यही चल रहा है इसमें। डीएनए अनुक्रम का संग्रह करना एनसीबीआई यूबीएल के साथ काम करता है, डीडीबीजी जो है ना। और जीन बैंक ईमेल और डीडीबीजी एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं। यूनिप्रोट यूनिवर्सल, यूनिप्रोट जो होता है हमारा चौथा आता है, चौथा कौन सा, यूनिप्रोट जो है यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स। इसके भाग देखें तो इसके भाग में क्या जाता है, स्विस प्रोट, जिसमें सत्यापित डाटा आता है। जो स्विस प्रोट है उसके अंदर क्या आता है, सत्यापित डाटा आता है। क्या आता है, सत्यापित डाटा आता है। ट्रेम्बल के अंदर क्या आता है, असत्यापित, अन्य रिवाइव्ड डाटा है, डाटा आता है। ट्रेम्बल के अंदर क्या आता है, जो अनरिवाइव्ड डाटा है, अनरिव्ड डाटा है। ट्रेम्बल के अंदर जो अनरिव्ड है, असत्यापित डाटा है, जैसे कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर आ गई, प्रोटीन का काम आ गया, प्रोटीन के फंक्शन आ गए, उन सबका। फिर देखो प्रोटीन डेटा बैंक की अगर बात करें, किसकी, जो प्रोटीन डेटा बैंक है उसकी बात करें, पांचवा जो है ना। इसको देखते हैं हम क्या क्या काम करता है, ठीक है। कोई second। देखो जो प्रोटीन डेटा बैंक है ना, इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की 3D स्ट्रक्चर होती है। पीडीबी जो है ना, पीडीबी के अंदर क्या होती है, प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है। तकनीकी अगर देखें इसमें कौन से काम में ली जाती है, तो जो एक्सरे है, ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर है, क्रायो, ईएमए, ये सब ये यूज में ली जाती है। अगर इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो क्या काम करता है, ये ड्रग डिजाइन करता है। संरचनात्मक जीव विज्ञान क्या करता है, ड्रग डिजाइन है। और जो संरचनात्मक क्या है, हमारी जीव विज्ञान उसमें काम आता है। पीडीबी में क्या 3D स्ट्रक्चर होती है, किसकी किसकी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की। और इसके अंदर जो टेक्निक कौन सी होती है, एक्सरे होती है, नंबर होती है, क्रायो ईएम होती है, और यूजर देखें तो ड्रग डिजाइन करता है संरचनात्मक जीव विज्ञान। फिर देखो के ई जी जी आ जाती है हमारी, 6 जो है कौन सी आती है, के ई जी जी, कैटो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन एंड जीनोम। क्या है, कैटो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन एंड जीनोम। इसके अगर हम फंक्शन की अगर बात करें, क्या करें, फंक्शन की अगर बात करें तो किसमें काम आता है, एक तो जो है मेटाबॉलिक पाथवे है। क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है, रोग पाथवे, ठीक है, क्या है, रोग पाथवे, जीन प्रोटीन नेटवर्क है। और क्या है, जीन प्रोटीन नेटवर्क है। क्या है, जीन प्रोटीन नेटवर्क है। कि केईजीजी जो है कार्टो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन इन जीनोम्स है। इसके कार्य क्या है, देश कौन सा आता है, ये जापान के अंदर डेवलप हुआ था सबसे पहले, तो खाते हैं जापान में है ये। और इसके काम में मेटाबॉलिक पाथवे, रोग पाथवे, जीन प्रोटीन नेटवर्क है। अगर इसका यूज देखे हम, यूज देखे तो सिस्टम बायोलॉजी, कौन सी, जो हमारी सिस्टम बायोलॉजी है और जो ड्रग डिस्कवरी है उसके अंदर ये यूज में आती है। कौन सी, जो सिस्टम बायोलॉजी है और ड्रग डिस्कवरी में यूज आती है। फिर देखो सातवां है इनसेम्बल, कौन सा है, इनसेम्बल प्रकार है, जीनोम ब्राउजर है ये क्या है, एक तरीके से जीनोम ब्राउजर है, ठीक है। क्या है, जीनोम ब्राउजर है, जो कि डिफरेंट टाइप की साइट्स के अंदर हमारा डाटा को स्टोर रहता है। देखो हम महत्वपूर्ण पोर्टल्स की बात करें, जो एनसीबीआई जो रहता है ना, इसके अंदर सीक्वेंस होता है और क्या होता है, रिसर्च करने के लिए होता है। जो यूनिप्रोट जो होता है वो प्रोटीन डाटा होता है। पीडीबी जो होता है 3D स्ट्रक्चर के लिए होता है। और पीएयू जो है जैविक पाथवे है, ठीक है। और जो एनसेम्बल जो है वो जीनोम का एनालिसिस करता है। किसका करता है, जीनोम का एनालिसिस करता है। फिर देखिए OMIM अगर देखें तो ये जो आनुवांशिक रोग है, क्या आनुवांशिक रोग से रिलेटेड होता है। देखो जीन बैंक की अगर बात करें हम, क्या है, तो जीन बैंक एक इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। जीन बैंक क्या है, एक इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। क्या है, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। डीएनए और आरएनए के अनुक्रम जो है इसके अंदर संग्रहित किए जाते हैं, जो हमारा डीएनए है, ठीक है। और क्या है, आरएनए जो है वो अनुक्रम इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो है यूएस है। जो जीन बैंक के अंदर क्या है, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। क्या है, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। डीएनए और आरएनए के इसके अंदर क्या होते हैं, सीक्वेंस जो है स्टोर किए जाते हैं। डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस जो स्टोर किए जाते हैं और जो विकसित है वो किसने किया था, डीएनए आरएनए के सीक्वेंस होते हैं इसके अंदर। और जो इसको विकसित किया था जीन बैंक ने, एनसीबीआई ने किया था, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यूएसए ने इसको विकसित किया था। विकसित किसने किया था, जो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यूएसए ने इसको विकसित किया था। इसकी विशेषता अगर बात करें तो इसमें डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए सीक्वेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, जितने भी आरएनए हैं, जैसे कि ए रिमेम्बरिंग टीचर,
है, ये जिनका सीक्वेंस होता है, और एनोटेटेड सीक्वेंस होते हैं जिसके जीन की लोकेशन का पता कर सकते हैं हम, कोडिंग रीजन का, इंट्रॉन्स का, एक्सॉन्स का। ओपन टू एक्सेस है, मतलब ओपन टू एक्सेस हम इसका यूजेस कर सकते हैं, ठीक है, ओपन एक्सेस फ्रीली इसका यूज कर सकते हैं। फिर बात के अंदर आ जाता है इसके यूजेस की, अगर बात करें हम जीन बैंक की, है ना। क्या है जीन बैंक, अगर तो जीन का आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं, और कंपेरेटिव जीनोमिक्स का पता कर सकते हैं, इवोल्यूशन स्टडीज के अंदर यूज आता है, और इसमें जो प्राइमर डिजाइनिंग के अंदर काम आता है, क्या आता है ये जीन के आइडेंटिफाई करने में, कंपेरेटिव जीनोमिक्स में, इवोल्यूशनरी स्टडीज के अंदर प्राइमर को डिजाइन करने में यूज किया जाता है। जीन बैंक प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस होता है। जो जीन बैंक जो होता है ना, क्या, जीन बैंक जो है प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, ये, ये जीन बैंक जो है कि प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड का जो प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है एक तरीके से। तो देखो पबमेड की अगर हम बात करें, किसकी, पबमेड जो है उसकी अगर हम बात करें, पबमेड एक बायोमेडिकल लिटरेचर डेटाबेस है। पबमेड जो है, क्या, पबमेड जो है वो क्या है, बायोमेडिकल लिटरेचर डेटाबेस है। क्या है, बायोमेडिकल लिटरेचर जो है डेटाबेस है। क्या है, बायोमेडिकल लिटरेचर डेटाबेस है, जहाँ रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू पेपर्स, जर्नल्स उपलब्ध होते हैं। जहाँ क्या होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स है, रिव्यू पेपर्स है, जर्नल्स जो है, ये वो होते हैं उसके अंदर, पबमेड के अंदर। ये क्या है, बायोमेडिकल लिटरेचर डेटाबेस है, जहाँ पे क्या होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यूज पेपर, जर्नल्स उपलब्ध होते हैं। फिर देखो ये किसके द्वारा संचालित होती है, ये जो एनसीबीआई यूएस से, कौन सी, एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यूएस से। और इसमें कौन कौन से शामिल होते, विषय शामिल है, जैसे कि मोलिकुलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ठीक है, क्या है, जेनेटिक्स है, और जो हमारी मेडिसिन है, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, करें और मेडिसिन है, और बायोटेक्नोलॉजी है, और फार्माकोलॉजी, ये है सब है। ये देखो इसकी विशेषता की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कई बार फुल टेक्स्ट आर्टिकल, कीवर्ड्स और एमईएस सिस्टम द्वारा सर्च विश्वसनीय साइंटिफिक लिटरेचर है। विशेषता की अगर बात करें, एब्स्ट्रैक्ट और कई बार फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स, कीवर्ड्स जैसे कि एमईएस सिस्टम और रिसर्च विश्वसनीय साइंटिफिक लिटरेचर है। इसके यूजेस की अगर बात करें तो यह है रिसर्च रेफरेंसेस है। यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है इसके, कीवर्ड देखो सबसे पहले अच्छा टेबल फुल टेक्स्ट आर्टिकल मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में क्या है, कीवर्ड्स और एमएस सिस्टम द्वारा सर्च विश्वसनीय साइंटिफिक लिटरेचर से रिसर्च रेफरेंसेस की अगर बात करें हम, तो थीसिस राइटिंग, लिटरेचर रिव्यू है, एग्जाम ट्रिक, पबमेड जो है रिसर्च पेपर्स है का गूगल, पबमेड क्या है, रिसर्च पेपर्स का क्या है, गूगल है ना। पबमेड रिसर्च पेपर का गूगल है। ये देखो नेक्स्ट आ जाती है हमारी ब्लास्ट। क्या है ब्लास्ट, जिसको बोलते हैं बेसिक लोकल अलाइनमेंट। क्या है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट टूल। फुल फॉर्म क्या है इसकी, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है। ब्लास्ट सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च टूल है। ये क्या है, एक तरीके की सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च टूल है। ये किसी दिए दिए गए डीएनए आरएनए प्रोटीन सीक्वेंस को डेटाबेस में मौजूद सीक्वेंस से तुलना कंपेयर करता है। ये जो डाटा दिया जाता है ना, ये दिए गए डीएनए आरएनए प्रोटीन सीक्वेंस को डेटाबेस में मौजूद सीक्वेंस के से तुलना करता है। ग्लास जो है, इसको अंदर है ना, तो हम जो भी डीएनए आरएनए सीक्वेंस को डालते हैं ना, वो मौजूद करता है, जिस मतलब उसमें कंपेयर करता है। जैसे हम डालेंगे डीएनए लोड करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन को मैच करेगा। देखो जो एन है वो न्यूक्लियोटाइड का, जो पी होती है वो प्रोटीन 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 वर्सेस प्रोटीन को बताती है। एफ जो है वो डीएनए प्रोटीन के बारे में बताती है। जो एन जो है, एन और टी जो ब्लास्ट है वो प्रोटीन और डीएनए के बारे में बताती है। इसका सिद्धांत जो बात करें तो लोकल अलाइनमेंट है, सिमिलरिटी रीजन को खोजता है। ये लोकल अलाइनमेंट और जो सिमिलरिटी रीजन है, कौन सा, सिमिलरिटी रीजन को खोजता है। अब इसके उपयोग की बात करें, है ना, उपयोग की बात करें तो अननोन जीन आइडेंटिफिकेशन करता है। जो अननोन जीन है उसको क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है, अननोन जीन को आइडेंटिफाई करेगा, और इवोल्यूशनरी रिलेशन बताएगा कि ये किससे रिलेशन करता है। फंक्शन बताता है कि इसका फंक्शन क्या क्या है। एग्जाम्पल जो है, तो जो ब्लास्ट जो है सीक्वेंस होमोलॉजी सर्च, एग्जाम में मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा, ब्लास्ट में सीक्वेंस होमोलॉजी सर्च को। फिर देखो हमारी कौन हो जाती है, प्रोटीन डेटाबेस, इसके अंदर यूनिकोड हो जाती है और पीडीबी आ जाती है। फिर ब्लास्ट क्या है, बेसिक अलाइनमेंट टूल सर्च है। ब्लास्ट एक सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च है। क्या है, सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च टूल है। तो एनसीएबीआई ने इसको विकसित किया था, ठीक है।
ये किसी दिए गए डीएनए आरएनए सीक्वेंस को डेटाबेस में, मुझे तो हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा, है ना। इवोल्यूशनरी प्रेडिक्शन बताती है। फिर देखो हम बात करते हैं पीडीबी की। कौन सा है? प्रोटीन डेटाबेस यूनिप्रोट जो है पीडीबी है, यूनिप्रोट यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्सेज है। ये क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्सेज जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद में इसमें क्या होता है? प्रोटीन का सीक्वेंस रहता है और उसके फंक्शन का पता कर सकते हैं, स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन वाइन सब का पता कर सकते हैं। और इसके अगर भाग की देखें तो यूनिप्रोट ट्रांसलेशन में देखो, ये इसके भाग जो कुछ है, यूनिप्रोट के बी स्विस प्रोट जो है रिव्यूड है, यूनिप्रोट के बी ट्रम्बल जो है अनरिव्यूड है। फिर देखो पीडीबी जो है, पांचवा जो कौन सा है? पीडीबी प्रोटीन डेटा बैंक। 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड बताता है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर की जो 3D है, प्रोटीन है और जो न्यूक्लिक एसिड उसकी 3D स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। फिर देखिए प्रोटीन डेटा बैंक क्या है। 3D देख लिया हमने, 3D स्ट्रक्चर बताएगा जो न्यूक्लिक एसिड है और जो हमारा प्रोटीन है उसकी। और इसमें जो टेक्निक काम में आती है वो एक्सरे और एनएमआर काम में आती है। फिर देखो जीन डेटाबेस की अगर बात करें, किसकी? जीन डेटाबेस आ जाता है हमारा। क्या है? देखो जीन डेटाबेस, जीन डेटाबेस जीन को जीन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जो जीन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो सब देगा। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? जो जीन का नाम आता है और सिंबल आता है। क्रोमोसोमल लोकेशन आती है, जो क्या आती है? क्रोमोसोमल लोकेशन आती है। और जीन का फंक्शन का पता कर सकते हैं। और जो एसोसिएटेड डिजीजेस है उनका पता कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सप्रेशन पैटर्न है उसका पता कर सकते हैं। जीन डेटाबेस में क्या होता है? विशेष जीन है और जो जीन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसमें क्या आता है? जीन डेटाबेस है जो जीन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो देगा। उसमें क्या क्या होता है? जीन का नेम, सिंबल और क्रोमोसोम का लोकेशन है। जीन का क्या काम है, वो एसोसिएटेड डिजीजेज है, वो एक्सप्रेशन पैटर्न के बारे में बताता है। एसोसिएटेड डिजीज एक्सप्रेशन पैटर्न के बारे में बताता है। उदाहरण की अगर बात करें तो एनसीबीआई जीन है, इन सिंबल्स है, और ओ एम आई एम जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। क्या है? ओ एम आई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। क्या है? ओमामाई जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या आती है? डिजीज जीन एसोसिएशन आ जाती है। क्या आती है? डिजीज जीन जो है एसोसिएशन आता है। ह्यूमन जेनेटिक्स आती है। क्या आती है? ह्यूमन जेनेटिक्स आती है। और मेडिकल रिसर्च रिसर्च जो है वो सब आ जाते हैं। फिर अगर पॉइंट की अगर बात है, जीन डेटाबेस के अंदर क्या होता है? जीन सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। जीन डेटाबेस क्या है? जीन सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। फिर बार से देख लो, जीन डेटाबेस क्या है? जीन सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। फिर देखो जीन बैंक जो है वो किसके लिए? डीएनए आरएनए सीक्वेंस के लिए होता है। और इसमें हम यूज जो है जीनोमिक्स में किया जाता है। किसके लिए? जो डीएनए डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस पता कर सकते हैं और जीनोमिक्स में इसका यूज किया जाता है मेनली। पबमेड जो है इसके पास में रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं और लिटरेचर ले सकते हैं। फिर देखो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा की अगर बात करें, फिर देखो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा जो है वो क्या है? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है। क्या है? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है जो कई डीएनए आरएनए प्रोटीन सीक्वेंस को एक साथ करता है। तो मतलब बहुत सारे जो डीएनए है, आरएनए है और जो प्रोटीन है उसको एक साथ में अलाइन करता है। तो किस आधार पर अलाइन करता है? सीक्वेंस सिमिलरिटी के आधार पर ये अलाइन करता है। रिलेशनरी रिलेशनशिप को बताता है। किसके आधार पर अलाइनमेंट करता है? सीक्वेंस सिमिलरिटी उसके आधार पर, और जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके आधार पर करता है। अगर आउटपुट की अगर बात करें हम, तो कंजर्व्ड रीजन्स है इसके अंदर, ठीक है। कंजर्व्ड रीजन्स है और वेरिएबल रीजन्स है। आउटपुट है की अगर बात करें, कंजर्व्ड रीजन्स और वेरिएबल रीजन्स, फाइलोजेनेटिक ट्री कभी कभी। कोलेस्ट्रॉल ओमेगा की अगर बात करें तो ये क्या है? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है। ये जो डीएनए आरएनए और प्रोटीन डेटाबेस को क्या करता है? एक साथ में अलाइन कर देता है। और किस आधार पर अलाइन करता है? जोड़ता है। जो सीक्वेंस सिमिलरिटी उसके बेसिस पे रिलेशनरी रिलेशनशिप्स है उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है। और इसके आउटपुट की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? कंजर्व्ड रीजन होता है और जो वेरिएबल रीजन होता है वो होता है। और कभी कभी, और जो फाइलोजेनेटिक ट्री जो है कभी कभी इसकी विशेषता है अगर हम बात करें तो फास्ट और ये एक होता है। जो क्रिस्टल जो है लार्ज नंबर, जो बहुत ज्यादा लार्ज जो है सीक्वेंस उसको ये हैंडल कर सकता है। वेब बेस्ड कमांड लाइन जो है इसके पास होती है। क्या होती है? वेब बेस्ड कमांड लाइन दोनों होती है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो यूलेशनरी एनालिसिस कर सकता है, कॉन्सेप्ट मॉडिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन करता है। यूजेस की अगर बात करते हैं तो क्या जाता है? इवोल्यूशनरी एनालिसिस करता है, कंजर्व मोटिव आइडेंटिफिकेशन करता है, स्ट्रक्चर फंक्शनल स्टडीज करता है, और फाइलोजेनेटिक एक फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकता है। क्या क्या है इसका?
जो कोलेस्ट्रॉल है इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन में काम इवोल्यूशनरी एनालिसिस करता है, कंज्यूमर मोटिव जो है उसको आइडेंटिफाई करता है, और फंक्शन बताता है, स्ट्रक्चर्स जो भी है, और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी करता है। फिर देखो जो इन ईएनए है जो वो न्यूक्लिक एसिड के लिए, और मेनली है किसमें होती है, जीनोम वन सीक्वेंस स्टोरेज के अंदर होती है। यूनिप्रोट जो है प्रोटीन है, प्रोटीन सीक्वेंस और फंक्शन में यूज होती है। और इंटरप्रो जो है प्रोटीन फैमिली आ जाती है। इंटरप्रो के अंदर क्या आ जाती है, प्रोटीन फैमिली आ जाती है जो डोमेन फंक्शन का प्रिडिक्शन करती है। इंटरप्रो में प्रोटीन फैमिली डोमेन और फंक्शन का पता करती है। टेस्ट ओमेगा जो है डीएनए है और प्रोटीन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है। फिर देखो बायोलॉजिकल डेटाबेस की अगर बात करें, बायोलॉजिकल डेटाबेस कंप्यूटराइज्ड स्टोरेज है। क्या एक तरीके से कंप्यूटर स्टोरेज है जिनमें जैविक जानकारी जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जीन, जीनोम स्ट्रक्चर, लिटरेचर आदि को स्टोर किया जाता है, जिसमें जो है न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन जो है, जीन है, जीनोम है, स्ट्रक्चर है, और जो लिटरेचर है, इन सबको स्टोर स्टोर और ऑर्गेनाइज, अपडेट और एनालाइज किया जाता है। ये डेटाबेस बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आधार है। किसका है, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है ना, उसका आधार है ये। ठीक है। फिर देखिए इसके प्रकार की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले प्राइमरी डाटा आता है। देखो डाटा है इस एनसीबीआई ब्लास्ट पोर्टल प्राइमरी जो डाटा जो होता है वो आता है इसके अंदर बायोलॉजिकल डेटाबेस में। सबसे पहले प्राइमरी डाटा है ना, क्या आता है प्राइमरी डाटा, जिसके अंदर क्या होता है एनसीबीआई प्रोटीन पोर्टल्स, प्रोटीन एनसीबीआई पोर्टल से ब्लास्ट ये सब होता है। प्राइमरी डाटा की अगर बात करें तो रो या ओरिजिनल डाटा एक्सपेरिमेंट को क्या करता है, स्टोर करता है। डायरेक्टली रिसर्च द्वारा सबमिट किया गया डाटा, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं। डायरेक्टली क्या होता है, जो रिसर्च द्वारा सबमिट किया गया डाटा होता है उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता। डायरेक्टली क्या होता है, रिसर्चर द्वारा सबमिट किया गया डाटा है और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। फिर देखो जीन बैंक के अंदर क्या होता है, डीएनए और या आरएनए का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। जीन बैंक में क्या है, डीएनए है या आरएनए का सीक्वेंस होता है। फिर देखो ईएनए की अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में बताता है। ईएनए जो है वो किसके बारे में बताता है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है, उसके बारे में ये बताता है। पीडीबी जो है प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। पीडीबी जो है, ठीक है, प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इसमें प्रोटीन जो 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। जीन बैंक जो है डीएनए आरएनए स्टोरेज को स्टोर करता है। जीन बैंक जो डीएनए आरएनए सीक्वेंस को बताता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 3D को जो है प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। फिर देखो जीन बैंक की अगर हम बात करें, किसकी, डीएनए या आरएनए सीक्वेंस डेटाबेस होता है इसके अंदर। जीन बैंक जो है, ठीक है, क्या है, जीन बैंक, उसके अंदर डीएनए आरएनए सीक्वेंस का क्या होता है, डेटाबेस होता है। डीएनए और आरएनए सीक्वेंस का क्या है, डेटाबेस है। जीन बैंक एक प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। जीन बैंक क्या है, डीएनए आरएनए प्राइमरी जीन बैंक डीएनए आरएनए सीक्वेंस होता है इसके अंदर। जीन बैंक में प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। ये क्या है, प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है, जिसमें डीएनए और आरएनए सीक्वेंस को स्टोर किया जाता है। जिसमें क्या होता है, प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है डेटाबेस को स्टोर किया जाता है। मेनली इसमें कहता है न्यूक्लिक एसिड को स्टोर किया जाता है। और ये में किसको मेंटेन करता है, इसको जो एनसीबीआई है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन यूएस से वो स्टोर करती है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या स्टोर्ड है, क्या क्या मिलेंगे हमको, जो जीनोमिक डीएनए मिलेगा, और जो आरएनए या डिफरेंट टाइप का है जैसे कि जिनोम टीचर वो है, और जो सीडीएनए सीक्वेंस है वो मिलेगा, और क्या मिलेगा, ईएसटीएस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स मिलेंगे। ठीक है। फिर देखो इसके फीचर की अगर बात करें हम, है ना, तो क्या क्या इसके अंदर वर्ल्ड वाइड रिसर्च डाटा को सबमिट किया जाता है। जो वर्ल्ड वाइड रिसर्चर डाटा को क्या किया जाता है, इसके अंदर सबमिट किया जाता है। हर सीक्वेंस को एक यूनिक एक्सेशन नंबर मिलता है। जो ईच सीक्वेंस जो है उसको यूनिक एक्सेशन नंबर मिलता है। फ्री एंड पब्लिक एक्सेस है, ये फ्री एंड पब्लिक क्या एक्सेस है, और रेगुलर अपडेट किया जाता है। फिर देखो जीन आइडेंटिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है, जीन को आइडेंटिफाई में किया जाता है। लास्ट सीक्वेंस कंपेरिजन भी किया जाता है। जो लास्ट सीक्वेंस जो है उसको कंपेयर करने में भी इसका यूज किया जाता है। और म्यूटेशन को पता किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, म्यूटेशन में भी इसका यूज किया जाता है। फिर देखिए बाद में जाता है हमारा सेकेंडरी डेटाबेस। क्या आता है, सेकेंडरी डेटाबेस आ जाता है। ठीक है, क्या आता है, सेकेंडरी डेटाबेस। इसके अंदर प्राइमरी डेटाबेस में बायोलॉजिकल सीक्वेंस का रो डाटा, जो जो प्राइमरी डेटाबेस जो है में बायोलॉजिकल सीक्वेंस रो डाटा डीएनए आरएनए सीक्वेंस, मतलब प्राइमरी में क्या देखा था हमने, जो हमारा रो मटेरियल है जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन को स्टोर किया जाता है ना। जब इस रो डाटा का
एनोटेशन, क्लासिफिकेशन और फंक्शन का पता है। अब ये रो डाटा जो है हमने स्टोर किया था, कौन सा हमारा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, इसको हमने स्टोर कर लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, देखो इसमें देखो सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी डाटा में क्या जो था, हमने रो मटेरियल को जो है उसके सीक्वेंस को स्टोर किया था। जब इस रो का डाटा जैसे कि उसका हम क्या करें, इसकी जो स्टोर्ड डाटा है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, इसका हम क्या करें, एनालिसिस करें, उसका एनोटेशन करें और क्लासिफिकेशन करें और फंक्शन का पता किए करें, तब जो रिट्राइव्ड और क्यूरेटेड डाटा बनता है, फिर इनके बेसिस पे जो डाटा बनेगा ना, रिट्राइव्ड और क्यूरेटेड डाटा बनता है, उसे हम सेकेंडरी डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी डेटाबेस प्राइमरी डेटाबेस पर आधारित होता है, और जो सेकेंडरी डेटाबेस है वो किसके ऊपर आधारित होता है, प्राइमरी डेटाबेस पे आधारित होता है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी विशेषताएं की अगर बात करें, किसकी, सेकेंडरी डेटाबेस की, प्राइमरी डाटा का एनालिसिस किया है, रूप जो है क्यूरेटेड है, जो प्राइमरी डाटा का एनालिसिस किया और रूप किया एक्सक्यूरेटेड क्यूरेटेड विशेषज्ञों द्वारा दर्शा गया फंक्शन इन्फॉर्मेशन जो है, फंक्शनल इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है। प्रोटीन डोमेन मोटिव फैमिली की जानकारी अधिक रिलायबल और एक्यूरेट होती है। प्रोटीन डोमेन है, मोटिव है और फैमिलीज है, जानकारी अधिक रिलायबल और क्या होती है, एक्यूरेट होती है। प्रोटीन डोमेन जो है जैसे कि मोटिव है, फैमिलीज है, इनकी जानकारी रिलायबल और एक्यूरेट होती है। अगर हम उदाहरण की बात करें, ठीक है, प्रमुख उदाहरण की बात करें, तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके सेकेंडरी डाटा के यूनिप्रोट। क्या रहता है, यूनिप्रोट। यूनिप्रोट में क्या होता है, प्रोटीन सीक्वेंस जो है उसका डाटा रहता है और उसकी एनोटेशन कर सकते हैं हम, और स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन और डिजीज का हम जानकारी कर सकते हैं। जो स्विस प्रोट जो रहती है वो कहती है मैनुअली कोलेक्ट होती है। फिर ट्रेम्बल जो है ऑटोमेटिकली एनोटेटेड होती है। फंक्शन ऑटोमेटेड, ट्रेम्बल जो है ऑटोमेटिकली एनोटेटेड, फंक्शन एनोटेशन उपलब्ध होता है। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन डिजीज एसोसिएशन की जानकारी मिलती है। दो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है, डिजीज एसोसिएशन की जानकारी मिलती है। स्विस कोड्स क्या होता है, मैनुअली क्रिएटेड होता है। ठीक है, और जो ट्रेम्बल है, ट्रेम्बल जो है ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड क्रिएटेड होता है। महत्व की अगर बात करें, प्रोटीन फंक्शन प्रिडिक्शन के लिए महत्वपूर्ण मोटर है। प्रोटीन फंक्शन के प्रिडिक्शन के लिए की है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर देखो इंटरप्रो की अगर बात करें, प्रोटीन फैमिली जो डोमेन की जानकारी होती है। जो इंटरप्रो जो है इसके अंदर प्रोटीन की फैमिली है और जो डोमेन्स है उन सब की जानकारी होती है। विभिन्न डेटाबेस जैसे कि पीफेम है, प्रोस्टेट स्मार्ट का इंटीग्रेशन फंक्शन, जो जैसे डाटाबेस है जैसे कि पीफेम है, प्रोसाइट है, स्मार्ट है का इंटीग्रेशन और फंक्शनल साइट का प्रिडिक्शन किया जाता है। फिर महत्व की अगर बात करें, डोमेन आधारित क्लासिफिकेशन में आधारित उपयोगी है। जो डोमेन आधारित क्लासिफिकेशन जो है इसमें उपयोगी है। फिर देखो हमारा थर्ड आ जाता है कौन सा, पी फॉर्म। ये आ जाता है पी फॉर्म, इसके अंदर प्रोटीन का जो डोमेन है उसका डेटाबेस होता है। हिडन मार्क द मॉडल, अब ये किसके ऊपर है, जो हिडन मार्क द मॉडल जो है उस पर आधारित होता है। डोमेन जो है आर्किटेक्चर का, डोमेन आर्किटेक्चर का पता किया जाता है। देखो टर्सरी डेटाबेस की अगर बात करें हम, टर्सरी डेटाबेस जो है वो सेकेंडरी डेटाबेस के प्रोसेस डाटा को और अधिक व्यवस्थित और इंटीग्रेट और विजुअलाइज करते हैं। टर्सरी डेटाबेस कहते हैं जो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होता है ना, उसको ये क्या करते हैं, अधिक व्यवस्थित और इंटीग्रेटेड और विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी डाटा को क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा के जो प्रोसेस डाटा को अधिक व्यवस्थित और इंटीग्रेटेड और विजुअलाइज करते हैं। ये मुख्यतः समरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पाथवे मैपिंग और सिस्टम लेवल एनालिसिस पर आधार करता है। ये कहता है जो समरी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, समरी, समरी को बताता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है, पाथवे है कि मैपिंग है और सिस्टम लेवल एनालिसिस को प्रदान करता है। फिर देखो इसकी अगर हम बात करें की फीचर्स की अगर बात करें, किसकी, की फीचर्स की अगर बात करें, तो प्रोसेस्ड और इंटीग्रेटेड डाटा होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस्ड और इंटीग्रेटेड डाटा होता है। और बायोलॉजिकल पाथवे की मैपिंग की जाती है। जो बायोलॉजिकल पाथवे जो है उसकी मैपिंग की जाती है। ठीक है, विजुअलाइजेशन जो टूल है इसके अंदर उपलब्ध होती है। फंक्शनल इंटीग्रेशन नेटवर्क होता है। जो फंक्शनल इंटीग्रेशन जो नेटवर्क जो है वो उपलब्ध होता है। सिस्टम बायोलॉजी जो इसमें भी महत्वपूर्ण होता है। बायोलॉजिकल पाथवे की मैपिंग और विजुअलाइजेशन टूल है। फंक्शनल इंटीग्रेशन नेटवर्क है। जो सिस्टम बायोलॉजी में क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रोसेस की अगर बात करें, इंटीग्रेटेड डाटा, बायोलॉजिकल पाथवे की मैपिंग, विजुअलाइजेशन टूल, फंक्शनल इंटीग्रेशन नेटवर्क में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखो अगर हम उदाहरण की अगर बात करें, तो इसका उदाहरण रहता है सबसे पहले केजी क्वाटो एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन एंड जीनोमिक्स। जीनो ये फ्रांस से जापान से रिलेटेड है। ये मेटाबॉलिक पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे जो है और जो डिजीज पाथवे है, जीन का फंक्शन जो है, इन सब के बारे में बताता है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, कैप साइकिल, मैप पाथवे। ठीक है,
इन सब में ये काम आता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा वीएफएम। कौन सा है? वीएफएम, क्यूरेटेड बायोलॉजिकल पाथवे। ये क्या है? एक तरीके का क्यूरेटेड बायोलॉजिकल पाथवे। और ये इंटरेक्टिव पाथवे ब्राउजर का है। ह्यूमन पाथवे फोकस करता है। इसमें सिस्टम बायोलॉजी पाथवे बेस्ड इंटरप्रिटेशन के लिए उपयोगी, सिस्टम बायोलॉजी है और पाथवे बेस्ड इंटरप्रिटेशन के लिए क्या है? उपयोगी है। देखो बायोलॉजिकल डेटाबेस के अगर यूजेस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला होता है जीन का आइडेंटिफिकेशन करवाना। बायोलॉजिकल डेटाबेस के यूजेस देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? जीन का आइडेंटिफिकेशन। जीन आइडेंटिफिकेशन जिसमें माध्यम से डीएनए सीक्वेंस और प्रेसिस कोडिंग रीजन की पहचान की जाती है। जीन आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? वह प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जो डीएनए सीक्वेंस जो है, डीएनए सीक्वेंस में प्रेजेंट कोडिंग रीजन जो है जीन की क्या की जाती है? पहचान की जाती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा जीनोम सीक्वेंस का एनालिसिस कर ये पता लगाया जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो टूल होती है, इसमें जो जीनोम सीक्वेंस था ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल द्वारा जीनोम सीक्वेंस का एनालिसिस किया जाता है। जीनोम सीक्वेंस का हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सा रीजन प्रोटीन को कोड करता है, कौन सा रेगुलेटरी रीजन है, कौन सा है मतलब कौन सा रीजन जो है प्रोटीन को कोड करता है, कौन सा नहीं करता है, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर क्या जाता है? ओपन रीडिंग फ्रेम जो है उसका पता कर सकते हैं हम, और जो सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है ब्लास्ट उसका पता कर सकते हैं, प्रमोटर रीजन का पता कर सकते हैं, जीन जो जीन प्रोडिक्शन एल्गोरिथम जैसे ऑगस्टम है। फिर इसका महत्व की अगर बात करें, नए जीन की खोज हो जाती है, जीनोम की व्याख्या, ठीक है। फिर फंक्शनल जीनोमिक्स आ जाती है, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट्स आ जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जीन आइडेंटिफिकेशन का महत्व अधिक बढ़ गया। जो ह्यूमन जीनोम है प्रोजेक्ट के बाद में, एचजीपी के बाद में क्या हुआ? जो जीन के आइडेंटिफिकेशन करने का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर दूसरी की बात करें तो डिजीज रिलेटेड जीन की अगर स्टडी करना है हमको, दूसरा क्या है? डिजीज रिलेटेड जीन की स्टडी करना। किसी विशेष रोग से संबंधित जीन की पहचान और उनके फंक्शन एनालिसिस बायोइन्फॉर्मेटिक्स द्वारा किया जाता है। जो किसी विशेष रोग से रिलेटेड जो जीन है उसकी जो पहचान है वो किसके द्वारा की जाती है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स द्वारा की जाती है। जैसे कि म्यूटेशन हो गया, एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉर्फोजेनेटिक डिटेक्शन हो गया, सीक्वेंस कंपैरिजन हो गया, डिजीज कोडिंग जीन्स इन सब के पास पता किया जाता है। फिर कैंसर जीनोमिक्स आ जाती है इसके अंदर। जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, जैसे कि थैलासीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, म्यूटेशन मैपिंग है, ये सब आ जाती है। फिर देखो पर्सनलाइज्ड जो मेडिसिन सब हो जाती है। नॉर्मल एंड डिजीज जीनोम कंपैरिजन आ जाता है। नॉर्मल और जो डिजीज जीन कंपैरिजन है वो उसके वेरिएंट डिटेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ओएमआई। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।